अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम हारिस है और मेरे चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर ऐसी ही हॉरर और थ्रिलिंग स्टोरीज़ अपलोड होती रहती हैं। आपको भी अगर ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने का शौक़ है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि स्टोरी कैसी लगी और कैसी स्टोरीज़ आप सुनना चाहते हैं। आपके साथ भी कभी कोई इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं जो आपको लगता है कि आपको शेयर करने चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आप सबकी भेजी हुई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर किया जाएगा। अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि इस कहानी को और अच्छे से एंजॉय कर सकें और ख़ुद को उसी जगह पर फील करें। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम ज़ुबैर है और आज आपके साथ मैं ऐसा वाक़या शेयर करने वाला हूँ जो कि मेरे और मेरे दो दोस्तों के साथ हुआ था, और जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की थी और जो सब हमने देखा था, इस स्टोरी में मैं आज आपके साथ वो सब शेयर करने वाला हूँ। मैं और मेरे दो दोस्त हम एक शिप पर काम किया करते थे जो कि कराची से चला करती थी और चाइना तक जाया करती थी, और ये काफ़ी लंबा सफ़र हुआ करता था और हमें उस शिप में ही रहना होता था। हालांकि उस शिप में हमारे अलावा भी काफ़ी क्रू होता था जो कि शिप मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों के लिए होते थे। हमारा ये काम होता था कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, जब शिप के अंदर लहरों की वजह से पानी आ जाया करता है और वो उसके नीचे के कंपार्टमेंट्स में आ जाता है, तो हमें वो मोटर्स को ऑन करना होता था कि जो वो पानी को बाहर उससे निकालें और उस पानी को एक्सपेल कर दें, जिसकी वजह से शिप स्टेबल रहे। हम तो ज़्यादातर फ्री ही रहा करते थे। बस ऐसी तूफ़ानी रातों पे हमारा काम होता था कि जब शिप के अंदर पानी आना स्टार्ट हो जाता और लहरें ऊंचे होने की वजह से शिप जो है काफ़ी ऊपर नीचे हुआ करती थी और पानी उन कंपार्टमेंट्स में आ जाया करता था, और वो कंपार्टमेंट्स भी इसी गर्ज से बनाए जाते थे कि वो थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब करके शिप को स्टेबल करें और उसके बाद उस पानी को बाहर पंप आउट कर दिया जाए। शुरू में जब ये मैं काम किया करता था तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी। आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे कि जब बंदा समुद्री राह पर निकलता है और समुद्री सफ़र करता है तो उसका दिल अक्सर ख़राब हो जाया करता है। शुरू में मेरी तबीयत इस वजह से काफ़ी ख़राब रहा करती थी। उसके बाद मैं इसके यूज़ टू होता गया और अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं हुआ करती थी और मैं उसको नॉर्मली इंजॉय किया करता था सफ़र को, जो कि काम पहले मेरी मजबूरी था, अब मैं उसको काफ़ी इंजॉय किया करता था। वहाँ की रातें काफ़ी ठंडी हो जाया करती थी और हम अक्सर शिप के डेक पर बैठा करते थे और रातों तक जागते थे और दिन में सो जाया करते थे। लेकिन जैसे ही कोई अलार्म वगैरह बजता था कि जिससे ख़तरा होता था कि अब तूफ़ान वगैरह आने वाला है, तो हमें जगा दिया जाता था और फिर हम अपनी ड्यूटी संभालते थे। जो बाकी दो लड़के मेरे साथ थे और मोटर्स को ऑपरेट करते थे, एक का नाम शब्बीर था और एक का नाम रिजवान। एक का ताल्लुक़ लाहौर से था जबकि दूसरे का फैसलाबाद से, और वहाँ पर वो हॉस्टलाइज थे। मतलब जब शिप से घर वापस जाया करते थे तो वहाँ पर हॉस्टल में स्टे किया करते थे। चूँकि मेरा घर कराची के पोर्ट के साथ ही था तो मैं तो अपने घर चला जाया करता था, लेकिन वो 3-3 4-4 माह अपने घर नहीं जाया करते थे, सेविंग्स किया करते थे। इसी तरह की एक रात की बात है, आसमान पर फुल चांद चमक रहा था और समंदर का पानी बिल्कुल साकिन था, उसमें कोई हलचल नहीं थी और हम अपने मंजिल की तरफ गामजन थे। पूरे चांद की रोशनी समंदर पर पड़ रही थी और इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। हम उस सफ़र को एंजॉय कर रहे थे और शिप के डेक पर ही बैठे हुए थे। फासले से कुछ और लोग भी डेक पर बैठे हुए थे जो कि वर्कर्स ही थे
और वहाँ पर पैसेंजर्स तो होते ही नहीं थे क्योंकि वो एक कार्गो शिप थी। अब हम यूं ही बैठे हुए थे कि हमें सामने की सिम से ऐसे लगा कि बहुत गहरे और घने बादल आ रहे हैं और बिजली भी चमक रही है। ये चीज़ देखते ही दिल में थोड़ा सा खौफ आ जाया करता था क्योंकि एक तो चारों तरफ सिर्फ समंदर का गहरा काला पानी होता था, उसके ऊपर से तूफ़ान की वजह से और बारिश की वजह से इतनी ऊंची ऊंची और बुलंद लहरें उठती थीं कि उसको देखकर लगता था कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक और जानलेवा काम ही यही है, ऐसी शिप्स पर सफ़र करना। लेकिन जब तूफ़ान वगैरह नहीं आते और वैसे ही साकिन रहता है समंदर का पानी, तो तब तो उस काम में ज़रा भी मुश्किल नहीं लगती। लेकिन तूफ़ानी रातें इस नज़रिए को बिल्कुल ही बदल देती हैं। अब सामने से बादल आ रहे थे और बिजली भी चमक रही थी, तो डेक पर मौजूद जितने भी लोग थे सब अलर्ट हो गए। मैं भी और मेरे दोनों दोस्त भी अलर्ट हो गए। वहाँ पर फॉरेनर्स भी उस शिप पर थे, चाइना के, जो कि ज़्यादातर टेक्नीशियंस ही थे। अब हमें नीचे उस कंपार्टमेंट में भेजा गया कि जहाँ से मोटर्स को ऑन करना होता था और वो पंपिंग मोटर्स जहाँ पर लगी हुई थी। हमारा जो ऑब्जर्वेटरी एरिया होता था वो उसी हल के अंदर होता था कि जहाँ पानी आता था, लेकिन थोड़ा ऊंचाई पे होता था कि जिससे हम उन लहरों से बच सकें। हमें लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती थी और उसके अलावा हमारी एक सेफ्टी वायर होती थी जिसके थ्रू हमें जंगले के साथ टकअप किया जाता था और हम उसी के साथ टैकल रहते थे। अब हम जल्दी से अपनी लाइफ जैकेट्स पहनकर उस बॉटम हल की तरफ गए कि जहाँ से हमें मोटर्स को ऑन करना होता था और बार बार ऑफ भी करना होता था। एक लिमिट होती थी कि जब लहरों का पानी बार बार अंदर आने के बाद उस लिमिट तक पहुँच जाए तब मोटर्स को ऑन करना है, और जब उस लिमिट से तकरीबन 1 से 2 फुट नीचे चला जाए तो फिर हमें उन मोटर्स को एक दफ़ा दोबारा से बंद करना है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम स्टेबल रहता है। अब हम तीनों वक्फे से 3 मोटर्स के पास मौजूद थे। यूँ कह लें कि 3 बटन्स के पास मौजूद थे। एक बटन फ्रंट वाली मोटर के लिए था जो कि शिप के बिल्कुल शुरू में लगी हुई होती थी, और 2 बटन जो कि एक मेरे पास था और एक मेरे दूसरे दोस्त के पास, वो शिप के साइड्स के थे। और बैक पर बॉटम हल नहीं रखे जाते क्योंकि उधर प्रोपेलर वगैरह होते हैं, तो बस 3 मोटर्स को ऑपरेट करना होता था। हम बस अल्लाह से ये दुआ मांग रहे थे कि किसी तरीके ये बादल टल जाएं और बारिश ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। अचानक से इतनी तेज़ हवा चलने लगी कि समंदर का साकिन पानी अब हल्की हल्की लहरें बनाने लगा था। अभी हम ये देख ही रहे थे कि मूसलाधार और तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसके बाद वो हवाओं का ज़ोर इतना ज़्यादा बढ़ा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जब का इस शिप पे काम करना शुरू किया था इतनी ऊंची लहरें कभी नहीं देखी थी, और इतना तेज़ तूफ़ान आज तक नहीं देखा था कि जितना आज आने लगा था। शिप अपने एंगल से बिल्कुल उलट रही थी और फिर सीधी हो जाया करती थी। हमने भी जंगलों को पकड़ा हुआ था और समंदर का पानी ऐसे अंदर आ रहा था कि जैसे पूरी शिप को अभी निगल जाएगा, और एक एक लहर के अंदर ही वो बॉटम हल को फिल कर रहा था, जिसकी वजह से हम मोटर बंद ही नहीं कर पा रहे थे और मोटर मुसलसल ऑन थी क्योंकि पानी उस लेवल से नीचे जा ही नहीं रहा था। इतने में मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त, उसने अपनी सेफ्टी वायर कनेक्ट नहीं की हुई थी जंगले के साथ, और वो अचानक से नीचे की तरफ लटक गया। हम उस तरफ नहीं जा सकते थे, इसलिए हम दोनों ने भी अपनी सेफ्टी वायर्स खोली कि उसको जल्दी से ऊपर खींच लें, उसके बाद अपनी जगह पर वापस आएंगे और उसको भी महफूज कर लेंगे, और उसके बाद वो भी अपनी सेफ्टी वायर लगाएगा क्योंकि उसकी जान बचाना हमारा पहला फ़र्ज़ था। जैसे ही हम अपनी सेफ्टी वायर्स खोल के उसके पास बढ़ने लगे तो वो एक झटके से नीचे गिर गया समंदर के पानी में, और उसको बचाते बचाते मेरा भी पाँव स्लिप हुआ और मैं अपने दोस्त को साथ लेकर उसी पानी में गिर गया। हालांकि हमने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी, लेकिन वो पानी इतनी ऊंची ऊंची लहरें क्रिएट कर रहा था कि आप सोच नहीं सकते। एक एक लहर के साथ हम पत्नी कितने कितने फीट पानी के अंदर जा रहे थे और फिर लाइफ जैकेट्स की वजह से बाहर आ रहे थे उछल कर। हम तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए थे
और हमने ये कहा था कि बस जैसे ही पानी के अंदर हूँ हमने सांस नहीं लेना, उसके अलावा एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़ने। ऊपर से तेज़ बारिश, बिजली का चमकना, और हम इतने बड़े और लहरें उठाते हुए समंदर में बिल्कुल अकेले थे। शिप हमसे दूर जाती जा रही थी और हम चीख रहे थे कि इतनी देर में लहरें हमें बहाते बहाते अपने साथ लेती गई और हम लोग पानी में ही बेहोश हो गए। जब हमारी आँख खुली तो हम एक ऐसे जजीरे पर मौजूद थे कि जिसके चारों तरफ समंदर का पानी था। बादल बिल्कुल जा चुके थे, आसमान पर चांद चमक रहा था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि चांद का रंग बिल्कुल येलो नहीं था बल्कि थोड़ा ऑरेंज टाइप था, ऐसा कि जिस तरह का चांद मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। मैंने अपने 2 दोस्तों को भी उठाया और एक तो पहले ही होश में आ चुका था, लेकिन इस साने की वजह से वो सकते में था। मैंने उनको भी होश में लाया और उनसे पूछने लगा कि क्या उनकी तबीयत ठीक है, किस तरीके की कोई सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि नहीं। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि हम पानी में बेहोश हुए थे और लहरें हमें पानी के अंदर भी लेकर जा रही थी। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम पानी के अंदर डूब गए या हमने अपनी सांस के साथ पानी अंदर ले लिया। खैर, हम नहीं जानते थे इस चीज़ को। अब हम तीनों जल्दी से उठे और उस जजीरे के अंदर जाने लगे। हम नहीं जानते थे कि जजीरा कितना बड़ा है, या ये सिर्फ जजीरा ही है या हम किसी कंट्री की कोस्ट लाइन पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि देखने में तो हर कंट्री की कोस्ट लाइन जो है ऐसी ही लगती है। तो हो सकता है हम किसी कंट्री के कोस्ट लाइन पर पहुंच गए, लेकिन हम जैसे जैसे उस जजीरे के अंदर जाते जा रहे थे तो पता चल गया था कि ये किसी कंट्री की कोस्ट लाइन नहीं बल्कि एक जजीरा है। उसमें बड़े बड़े ऊंचे नारियल के दरख्त थे और ऐसी झाड़ियाँ उगी हुई थी जो कि मैंने पहले कभी जजीरे पर तो कभी भी नहीं देखी थी, और ना ही जजीरे पर कभी ऐसी घास वगैरह और झाड़ियाँ उगती हैं। हालांकि चांद फुल रोशनी से चमक रहा था, लेकिन जैसे ही हम उस जजीरे के बिल्कुल अंदर गए तो हमें पता चला कि वहाँ पर चांद की रोशनी उन दरख्तों की वजह से बिल्कुल पहुँच ही नहीं रही और वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे पास टॉर्च लाइट थी जो कि हमारे लाइफ जैकेट्स के अंदर वाली साइड पर मौजूद होती हैं। वो वाटरप्रूफ टॉर्च लाइट्स होती हैं। मैंने जल्दी से अपनी जैकेट से टॉर्च लाइट निकाली और उन दोनों को भी कहा कि अपनी अपनी टॉर्च लाइट निकाल लें। हमने उसको बिल्कुल कम इंटेंसिटी पे ऑन किया और जैसे ही हमने उसको ऑन किया तो जो नज़ारा हमने देखा वो हमारी समझ से बाहर था। दरख्तों के साथ किसी किसी जगह पर इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, और जब दरख्तों के ऊपर लाइट मारी तो वो भी कोई आम नारियल के दरख्त नहीं थे, बल्कि नारियल के दरख्तों की जगह वहाँ पर इंसान की खाल वगैरह लटकी हुई थी। ज़्यादा तो नहीं थी, एक एक दो दो दरख्त पर ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी जैसे किसी दरख्त पर इंसान के हाथ का चमड़ा लटकाया गया हो और किसी जगह पर उसके पेट का चमड़ा। ये नज़ारा देखने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हुए और हम सोचने लगे कि हम कैसे जजीरे पर पहुंच गए हैं। मुझे तो ये सोच भी आ रही थी कि हो सकता है हम किसी ऐसे जजीरे पर आ गए हैं कि जहाँ पर ऐसे ट्राइब या ऐसे कबीले रहते हैं कि जिनको अपनी इस जगह पर किसी गैर इंसान का आना कबूल नहीं होता। अक्सर ऐसे ट्राइब और कबीलों के बारे में मैंने सुन रखा था जो कि दुनिया से बिल्कुल कता ताल्लुक़ रहते हैं। तो हो सकता है ये उनका काम हो। अक्सर मैंने यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस भी देख रखी थी कि ऐसे लोग कैसे अपनी जगह पर बगैर बुलाए जाने वालों को मार दिया करते हैं। ना ही उनकी कोई ज़ुबान समझता है और ना ही वो किसी की ज़ुबान समझते। तो मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि शोर उन्होंने ज़रा भी नहीं करना। हो सकता है हम इसी तरह के किसी आइलैंड पर आ चुके हैं और वो जो भी गैर इंसान जहाँ पर आता है उसके साथ ऐसा हाल कर देते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल गलत सोच रहा था। अब हमें दूर दरख्तों से किसी चीज़ के करीब आने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने अपने दोस्त को कहा कि वो अपनी लाइट को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि लाइट की वजह से हो सकता है वो जो भी चीज़ है वो हमारी तरफ आ जाए। तो उन्होंने भी अपनी लाइट्स बंद की और मैंने भी अपनी लाइट बंद कर दी। हम तीनों काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये हमारे साथ सब कुछ क्या हो रहा है। अभी हम इतने खौफनाक किस्म के
तूफान से बचकर यहाँ तक पहुँचे थे, और ये जगह उससे भी ज़्यादा जानलेवा है। अब हम तीनों एक दरख्त की ओट में होकर बैठ गए। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उसके बिल्कुल अपोजिट, ताकि वो चीज़ अगर हमारे करीब से गुजरे भी सही तो हमें देख ना सके। और साथ साथ दरख्तों के हिलने की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी। अब वो आवाज़ हमारे करीब से करीब आती जा रही थी, और साथ वाले दरख्तों की टहनियाँ और पत्ते भी हिलने लगे थे, जिसकी वजह से चाँद की रोशनी भी वक्फे वक्फे से नीचे आ रही थी। क्योंकि जब भी कोई दरख्त के पत्ते वगैरह या टहनियाँ हिलती थीं तो वहाँ से जब दरख्त हिलता था तो उसके हिलने की वजह से चाँद की रोशनी अंदर आने लगती थी। वो चीज़ करीब से करीब आती जा रही थी कि आखिर वो चीज़ बिल्कुल हमारे सामने आकर उन दरख्तों से नीचे उतर आई, और वो दरख्तों के ऊपर से यूं आ रही थी कि जैसे एक दरख्त की टहनी से दूसरे दरख्त की टहनी पर झूल रही हो। और वो बिल्कुल हमारे सामने आके उतर चुकी थी। अभी भी दरख्तों की टहनियाँ हिल रही थी, इसलिए वो जो हल्की हल्की सी लाइट एक एक 2-2 सेकंड के बाद चाँद की पड़ रही थी, उसमें इस चीज़ की अपीयरेंस हमें वाज़ेह हो रही थी। वो चीज़ तकरीबन 7 से 8 फीट लंबी थी, और इतनी भयानक और खौफनाक चीज़ मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी थी। उसकी 2 टांगें थीं और तकरीबन 9 हाथ थे एक तरफ और 9 हाथ एक तरफ। गिने तो मैंने नहीं थे, लेकिन अंदाज़न मैं कह सकता हूँ कि उसके 9 हाथ थे, और उसका फेस इतना भयानक और खौफज़दा था कि हम तीनों ने एक दूसरे को ज़ोर का पकड़ लिया। जो दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ था उसने तो मेरा गोश्त को इस तरह नोचना शुरू किया कि मैं आपको बता नहीं सकता, डर के मारे। वो चीज़ अब हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी और ऐसे सूंघ रही थी कि जैसे उसने कुछ इस तरह की चीज़ सूंघ ली हो कि जो उसे पागल कर रही हो। वो सूंघती सूंघती इधर से उधर जा रही थी और फिर उधर से इधर, लेकिन उसको शायद हमारी स्मेल इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जब हम शिप से गिरे थे तो उसका काफ़ी सारा क्रूड ऑयल भी हमारे ऊपर गिरा था, और वो हमारी जैकेट के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका था, और अभी भी हमारे पास से उसकी काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो हो सकता है इसी वजह से वो जो भी चीज़ थी हमारी स्मेल को अच्छे से फील नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से अभी तक हम महफूज बैठे हुए थे। लेकिन कब तक महफूज रहते ये हम नहीं जानते थे, क्योंकि वो चीज़ हमें मार ही देने वाली थी। और जो उसने उन बाकी सब इंसानों के साथ किया था कि जिनकी खोपड़ियाँ और कटे हुए चमड़े लटके हुए थे, अब हमारा भी यकीनन वही हाल होने वाला था। अब वो चीज़ सूंघते सूंघते काफ़ी अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकाल रही थी, और जब वो अपना मुंह खोल रही थी तो उसका मुंह किसी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह खुल रहा था, और उसका मुंह खुलते ही अंदर लंबे लंबे दांत नज़र आ रहे थे। उसका मुंह बिल्कुल सर्कल टाइप था और हर तरफ नोकीले दांत ही दांत थे, इतने बड़े बड़े दांत कि एक ही बार में वो हमारे सर को धड़ से जुदा कर सकती थी। वो चीज़ इसी तरीके स्मेल करते करते हमारे पास से गुजरती हुई उस समंदर की तरफ चली गई कि जहाँ से हम लोग भाग कर आए थे। हमने भी फैसला किया कि दोबारा समंदर की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है वो चीज़ समंदर के अंदर ना आ सके और समंदर के अंदर रहकर हम इस चीज़ से महफूज रहें, और दिन होते तक हो सकता है कोई यहाँ से शिप वगैरह गुजरे या ऐसी कार्गो सर्विस जो कि हमें यहाँ से बचा ले, वरना तो बचने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि इस आइलैंड पर हम 3 इंसानों के अलावा बस वो भूखी मखलूक है जो कि हमें मारना चाहती है और हमारे गोश्त से अपना पेट भरना चाहती है। हम जिस तरफ से वो समंदर की तरफ गई उससे बिल्कुल पैरेलल होकर समंदर की तरफ जाने लगे, और थोड़ी ही देर तक उस जजीरे से इतना बाहर निकल आए थे कि अब हमें समंदर अपने सामने दिखाई दे रहा था, और उसके ऊपर पड़ती हुई वो ऑरेंज किस्म के चांद की रोशनी भी देख पा रहे थे। ये हमारी ज़िंदगी का ऐसा मनहूस और काला दिन था कि जो हम कभी भी नहीं भूलने वाले थे। अब हम तीनों समंदर के बिल्कुल सामने मौजूद थे और हमारे पीछे वो जजीरा मौजूद था, और अब हम इधर उधर देख रहे थे कि वो मखलूक भी यहाँ पर कहीं पर है या नहीं। कि इतनी देर पे हमारी लेफ़्ट साइड पे हमें नज़र आया कि वो मखलूक बिल्कुल समंदर के पानी के पास खड़ी हुई थी, और जैसे ही समंदर की कोई छोटी सी लहर जजीरे तक आती थी तो वो उस पानी से बचते हुए पीछे हो जाया करती थी,
और फिर जैसे ही पानी वहाँ से कम होता था तो फिर आगे बढ़ जाया करती थी। इससे तो ये मालूम हो रहा था कि वो समंदर के पानी से बहुत ज़्यादा डर रही थी और वो अपने ऊपर उसका एक कतरा तक ना आने दे रही थी। अभी ये चीज़ हम देख ही रहे थे कि हम तीनों को अपने पीछे से एक बहुत ठंडी और हल्की हल्की सी हवा महसूस हुई अपने बालों के पास। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसी तरह की एक और क्रिएचर थी जो हमसे तकरीबन 1 से 2 फुट के फासले पर खड़ी हुई थी। जैसे ही हम तीनों ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो हम दो तो खड़े रहे, लेकिन शब्बीर नीचे गिर गया उस चीज़ की आवाज़ की वजह से। उसने इतनी भयानक और खौफनाक आवाज़ निकाली थी कि शब्बीर उसी की वजह से डर कर नीचे गिर गया। और वो चीज़ समंदर के पानी के पास खड़ी थी, वो भी हमारी तरफ मुतवज्जो हुई और उस जजीरे से ऐसी आवाज़ें आने लगी कि काफ़ी सारी क्रिएचर्स उसी टाइप के दरख्तों से झूलती हुई हमारे पास आने लगी हैं। वो जो भी चीज़ थी उसने हमारी लोकेशन उन सब को बता दी थी और शब्बीर नीचे गिर गया था। हमने उसको उठाने की कोशिश की भागने से पहले, लेकिन वो चीज़ इतनी करीब आई कि हम वहाँ से भाग निकले और शब्बीर वहीं पर रह गया। जब हम पीछे मुड़कर देख रहे थे तो चांद की रोशनी में उन चीज़ों की शक्ल अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी। वो किसी एलियंस की तरह लग रहे थे, ऐसे एलियंस जिनकी शक्लों को काफ़ी बिगाड़ दिया गया और जो कि काफ़ी ज़्यादा खूनखार हो और उनके मुंह किसी ऑक्टोपस की तरह हो, खूनखार और इतने ऊंचे ऊंचे जिसामत। उफ, वो रात आज तक मुझे याद रहती है। अब शब्बीर तो वहाँ रह चुका था। मैं और दूसरा दोस्त हम दोनों समंदर के पानी की तरफ भागते जा रहे थे। मैं तो किसी तरीके से समंदर के पानी के अंदर छलांग लगा गया, लेकिन मेरा एक दोस्त पीछे ही रह गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींचने लगा और वो भी उसी रेत के ऊपर गिर चुका था। मैं पानी के अंदर खड़ा होकर उसको अपनी तरफ घसीट रहा था, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़ोर लग रहा था और उन क्रिएचर्स में से 2 उसी की तरफ भागती हुई आ रही थी और उन्होंने उसके पाँव में से पकड़ने की कोशिश की, मतलब उसके पाँव को ग्रिप करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसको अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन उसके जितने हाथ थे वो उसके पाँव पर लगाना चाह रहा था और उसको ग्रिप करना चाह रहा था, लेकिन उसके हाथों के जो बड़े बड़े नाखून थे उससे मेरे दोस्त की टांगों पर इतने गहरे गहरे ज़ख्म हो गए थे कि वहाँ पर पानी में खून नज़र आने लगा था। लेकिन अब वो चीज़ पानी के करीब नहीं आ रही थी और उसी गुस्से भरे अंदाज में आवाज़ें लगाते हुए उस जजीरे के अंदर जाने लगी। मैं अपने दोस्त को खींचता हुआ समंदर में काफ़ी दूर तक ले गया। लाइफ जैकेट्स तो हमने वैसे ही पहनी हुई थी, इसलिए हम लोग डूबने तो वाले नहीं थे, लेकिन मेरे दोस्त की टांग में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और अब वो बेहोश हो चुका था। उसके बेहोश होते ही मैं भी काफ़ी ज़्यादा डरने लगा। एक दोस्त जो कि हमारा उस जजीरे पर रह गया था, मैं दूर से ही देख रहा था कि वो जो भी क्रिएचर्स थी उसको उठाकर उस जजीरे के अंदर लेकर जा रही थी और वो चीख कर पुकार रहा था कि मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। लेकिन हम उसकी मदद नहीं कर सकते थे। अगर उसकी मदद करते तो हमें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता। मुझे आज भी इस चीज़ का अफसोस है कि मैं उसकी जान नहीं बचा पाया और वो चीज़ें उसको मेरे सामने उस जजीरे के अंदर ले गईं और यकीनन उसका भी वही हाल हुआ होगा जो बाकी सब का हुआ था। उसको जजीरे के अंदर ले जाने के बाद 1 से 2 मिनट बाद इतने ज़ोर की चीख सुनाई थी कि मेरा दिल दहल गया। वो मेरे शब्बीर दोस्त की आवाज़ थी और अब मुझे लगता है उन्होंने उसको बिल्कुल मार डाला था। बस किसी तरीके अब मुझे अपनी और मेरे तीसरे दोस्त की जान बचाना थी, क्योंकि अब हम दोनों तो बच गए थे, तो किसी तरीके हमें सरवाइव भी करना था। अब अपने दोस्त की बेहोशी को देखते हुए मैंने जो लाइफ जैकेट के नीचे शर्ट पहनी हुई थी किसी तरीके उसको फाड़कर लाइफ जैकेट के नीचे से ही बाहर निकाला और उसकी टांग पे जहाँ से खून बह रहा था वहाँ पे ज़ोर से बांध दी ताकि उसका खून और ज़्यादा बाहर ना निकले। ये करने के बाद मैं समंदर में तैरता हुआ अपने दोस्त को साथ ले जाता हुआ काफ़ी दूर तक जा रहा था, क्योंकि मैं उस जजीरे के करीब नहीं रहना चाहता था कि हो सकता है कोई भी लहर हमें उस जजीरे के और करीब कर दे और वो चीज़ें हम पर दोबारा से हमला कर दें।
वो चीज़ें भी बार बार जजीरे के पास आ रही थीं और अंदर जा रही थीं, जैसे कि वो इसी इंतज़ार में थीं कि हम कब दोबारा उस जजीरे के पास पहुंचते हैं। लेकिन अब हम जजीरे से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके थे और मैं भी इतना ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि पहले वो तूफ़ान और अब उस जो आइलैंड के अंदर सब कुछ हुआ था उसकी वजह से इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी कि मेरी आंखें भी खुद ब खुद बंद होने लगी थीं नींद की वजह से। और मुझे नहीं पता चला कि कब मेरी भी आंख लग गई। तो फिर किसी शिप के सायरन की वजह से मेरी आंख अचानक से खुली, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक शिप बिल्कुल हमारे करीब से गुजर रही थी और उसके ऑब्जर्वेटरी डेक पर काफ़ी सारे बंदे हमारी तरफ देख रहे थे और उनके गोताखोर पानी में छलांग लगाकर हमारी तरफ आ रहे थे। वो हमें अपने साथ उस शिप की तरफ ले गए और हमें रेस्क्यू किया। मेरे दोस्त की ट्रीटमेंट की गई, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आया था। उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था, लेकिन शिप पे ऐसे डॉक्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं और ऐसे रूम्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पर छोटे मोटे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। उसका एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया टांग का। उसके बाद उसको तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद होश आ गया। फिर हम दोनों से तमाम वाक़या बयान करने को कहा गया। उसकी तो हिम्मत ज़रा भी नहीं थी और वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। तो उन्होंने मेरे से सब कुछ पूछा। तो जो सब कुछ मेरे साथ हुआ मैंने उनको बताया और किस शिप से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सब बताने के बाद जो जजीरे पे भी हमारे साथ हुआ था मैंने उनको बता दिया। तो उनमें से एक लड़का कहने लगा कि हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैंने पहले भी इस इलाके में ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जहाँ पर ऐसी क्रिएचर्स रहती हैं, लेकिन बाकी सब कहने लगे कि हमें इस बात पर यकीन नहीं। अगर इस तरह का कोई आइलैंड होता तो आज तक डिस्कवर हो चुका होता और उस पर रहने वाली क्रिएचर्स भी आज तक डिस्कवर हो चुकी होती, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। हम इस बात पर कतई यकीन नहीं कर सकते। खैर, जो तुम लोगों के साथ हुआ है हमें उस चीज़ का काफ़ी अफसोस है, उसको हम अब वापस नहीं ला सकते। लेकिन अब जो तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी है ये गनीमत समझ के जियो कि तुम्हारी ज़िंदगी बच गई। हमारी शिप यहाँ से गुज़र रही थी, उसके बाद पिछली शिप तकरीबन 2 से 3 माह बाद ही यहाँ से गुज़रनी थी। तो तुम शुक्र करो कि हमारी शिप यहाँ से गुज़री है तो तुम लोगों की जान बच गई है, वरना तुम लोग यहीं पर मर जाते। यह कहकर वो लोग अंदर की तरफ चले गए और हमें उसी रेस्ट रूम में रखा हुआ था। वो लड़का जो कि कह रहा था कि इस तरह के वाक़यात पहले भी लोगों के साथ हुए हैं, वो मेरे पास ही रुका हुआ था और इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। और ये सब कुछ पूछकर और जो कुछ जानता था बताकर वो भी अपने रूम की तरफ चला गया। अब मेरे साथ मेरा दोस्त था, वही जिसकी टांग ज़ख्मी थी। अब वो भी होश में आ चुका था। तो जब मैंने उससे उस वाक़ये की बात करने की कोशिश की तो वो कह रहा था कि अब मुझसे कभी भी इस बारे में बात ना करना और ना ही मैं इस बात को कभी दोबारा दोहराना चाहता हूँ और ना ही ज़िंदगी में कभी इस वाक़ये को दोबारा से याद करना चाहता हूँ। हमारा एक दोस्त हम खो बैठे थे और उसके घर वालों को भी हमने यही जवाब दिया कि वो समंदर में कहीं डूब गया था। हम दोनों बच गए लेकिन उसको ना बचा सके। आज भी हम इसी तरह की एक शिप के उसी कंपार्टमेंट में काम किया करते हैं जिसमें पहले किया करते थे। लेकिन अब हम जब भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी वायर्स को बांधते हैं और काम शुरू करने से पहले अल्लाह से ये दुआ ज़रूर करते हैं कि हमें कभी भी उस तरह की किसी जगह पर ना छोड़ना कि जहाँ पर हम पहले गए थे। हमने अपने घर में से किसी को भी इस वाक़ये के बारे में ना बताया जो कि हमारे साथ उस आइलैंड पर हुआ था। बस हमने वही वाक़या बयान किया जो कि हमारे साथ शिप तक महदूद था। उसके बाद हमने बस यही कहानी बनाई कि हमारा एक दोस्त डूब गया और हम दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया। आज पहली दफ़ा मैं आपके चैनल पर यह स्टोरी शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको काफ़ी पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को थम्स अप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।